Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 8th histories chapter number 8 Women, Caste and Reform. Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? क्या आपको पता है कि पहले 200 साल पहले कैसे बच्चे रहते होंगे. Nowadays most girls from middle class families go to school. तो बहुत से जो मिडिल क्लास गर्ल्स हैं वो स्कूल जाती हैं, स्टडी करती हैं बॉयज़ के साथ. ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. बहुत सी तो ऐसी हैं जो जब वो ग्रोन अप हो जाती हैं, उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं और जॉब भी लेती हैं. दे हैव टू बी अडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड. तो अगर उनको मैरिज करवानी है तो उनको लीगली अडल्ट होना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक. तो अकॉर्डिंग टू लॉ वो जिससे चाहें वो उससे शादी ब्याह कर सकती हैं जब वो अडल्ट हो जाती हैं. फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी. किसी भी कास्ट और किसी भी कम्युनिटी के साथ अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं. एंड विडोज कैन री मैरी टू. तो जो विडोज हैं, जिस विधवा हो गई हैं, वो दोबारा से मैरिज कर सकती हैं. ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन. सारी औरतें सारे मर्दों के जैसी हैं. कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन. तो वो वोट में यानी कि इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं, वोट डाल भी सकती हैं. ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली इंजॉयड बाय ऑल. मगर ये राइट्स हैं ये सभी को इंजॉय नहीं किए जा रहे. ठीक है. पुअर पीपल हैव अ लिटिल और नो एक्सेस ऑफ एजुकेशन. जो गरीब हैं उनके पास या तो एजुकेशन नहीं है जो तो बहुत कम है. एंड इन मैनी फैमिलीज. बहुत सी फैमिली में से तो ऐसा है जो वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड. बहुत सी फैमिली ऐसी भी हैं जहाँ पे उनको अपने हस्बैंड को चूज करने की इजाज़त नहीं है. 200 years ago things were very different. 200 साल पहले तो बहुत ही डिफरेंस था आज के समय से अगर देखा जाए. मोस्ट चिल्ड्रंस वर मैरिड ऑफन एट एन अर्ली एज. ज़्यादातर अर्ली एज में ही उनकी शादी कर दी जाती थी. हिंदू भी मुस्लिम भी मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ. हिंदू भी और मुस्लिम भी एक से ज़्यादा वाइफ रख सकते थे. इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री के बहुत से पार्ट्स में विडो वर प्रेज्ड इफ दे चूज डेथ बाय अ बर्निंग themselves on the funeral pyre of their husband. तो बहुत से हमारी कंट्री के ऐसे पार्ट में ऐसा समझा जाता था कि जब वो कोई विधवा हो गई है तो उसकी बहुत प्रेज की जाती थी जब वो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी और उसकी चिता में वो अपने आप को भी जला लेती थी. वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर. जो इस मैनर में मर जाती है वेदर विलिंग और अदरवाइज, चाहे वो अपनी मर्जी से या किसी और तरीके से, तो उसको बोला जाता था सती. सती का मतलब होता है वर्चुअस वुमेन. ठीक है, शुद्ध वुमेन है ना. वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड. यानी कि वुमेन्स को प्रॉपर्टी का कोई अधिकार नहीं होता था. बिसाइड मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन. एजुकेशन भी नहीं वो ले पाती थी. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव्ड दैट इफ अ वुमेन वाज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो. तो ये समझा जाता था हमारे इंडिया के बहुत से पार्ट्स में अगर वो पढ़ेगी तो वो विधवा हो जाएगी. ये ऐसी मान्यता थी. तो ये फिगर नंबर 1 में देख सकते हो. ये सती पेंटेड बाय बाल्थाजार सोल्वियन 1813 में सती की ये दिखाई गई है ना. द पिक्चर दिस वाज वन ऑफ द मैनी पिक्चर्स ऑफ द सती पेंटेड बाय द यूरोपियन आर्टिस्ट हु केम टू इंडिया. द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज सीन एज एविडेंस ऑफ द बारबेरिज्म ऑफ ईस्ट. यानी कि ये बहुत गंदी प्रथा थी भाई, है ना. भाई जीने का अधिकार सभी को होना चाहिए. अगर चलो ये मैं मानती हूँ, है ना, जो भी चलो बच्चे सुन रहे हैं, क्या अगर पहले वाइफ की डेथ होगी तो फिर इक्वालिटी तो तभी है ना. वो भी तो इंसान है, उसमें भी फीलिंग है, तो उसको भी मरना चाहिए. उसको भी साथ उसकी जब उसकी वाइफ की डेथ हो जाए तो उसको भी वो करना चाहिए था, तब होती है ना. ये इंसान ही नहीं समझते. ये क्या मर्द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है. व्हाट इज दिस नॉनसेंस, है ना. डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वन इन सोसाइटी. ये डिफरेंस ऐसा नहीं है कि मैन एंड वुमेन में ही होता था इस सोसाइटी में. बहुत से रीजन में पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइंस ऑफ कास्ट. तो लोग ये मैन एंड वुमेन में ही नहीं, कास्ट में भी डिवीजन होती थी. ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय कंसीडर देमसेल्व्स एज अपर क्लासेस. ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो अपने आप को ऊपर समझते थे, यानी कि अपर क्लास समझी जाती थी. अदर सच एज द ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स. जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, मनी लैंडर्स थे, वो अपने आप को वैश्यस मानते थे. ठीक है. वर अ प्लेस्ड आफ्टर देम, वो उसके बाद थे. देन द पीजेंट्स एंड द आर्टिस्ट सच एज द वीवर एंड द पोटर्स रेफर टू शूद्रास. जो पीजेंट्स थे, आर्टिशन थे, आर्ट
करने वाले वीवर्स थे, पॉटर्स थे, जो घड़ा बनाने वाले हैं, तो वो क्या है जी, वो उनको शूद्रस कंसीडर किया जाता था। मैं दोबारा बता रही हूँ, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट में आ जाते हैं ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, ओके, और सेकंड में आ जाते हैं ये जिसको बोला जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय, और तीसरे नंबर पे आ जाता है वैश्य, ठीक है, वैश्य, और फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं शूद्रस, ओके। ये हमने पढ़ी थी ना पाणिनि वाली, है ना, तो ये 6th क्लास में पढ़ा था, है ना। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय तो सुपीरियर होते हैं, ठीक है, और ये वैश्य भी अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। ये शूद्र सबसे लोअर कास्ट मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है ये सबसे लोअर है, और ये तीनों क्लासेस का सेवा करना इसका फर्ज है, और इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव किया जाता था शूद्रस के साथ, ओके। कहते एट द लोएस्ट रंग वर दोज हु labored to keep a cities and a villages clean or works at a jobs at upper caste considered polluting। तो क्या जी, और उनको तो और भी मतलब नीचे समझा जाता था, जो विलेज में गंदगी साफ करते थे, और ठीक है, और जो भी लेबरिंग का काम करते थे, है ना, तो ये उनको पोल्यूटेड समझा जाता था। दैट इज इट कुड बी लीड टू द लॉस ऑफ द कास्ट स्टेटस। अगर यानी कि ये अगर वो उनके साथ पोल्यूटेड हो जाएंगे तो उनकी कास्ट का स्टेटस भी लॉस हो जाएगा। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दोज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल। तो उनको अनटचेबल माना जाता था, जो लोअर कास्ट थी, शूद्रास थे, उनको। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स। इनको टेम्पल्स में मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी। पानी ले कुओं में से पानी लेने की इजाज़त नहीं थी, जो अपर कास्ट वाले यूज़ करते थे। एंड बाथ इन द पॉन्ड्स, तो ना तो इनको नहाने दिया जाता था उन पॉन्ड्स में, तालाब में, जहाँ पे अपर कास्ट वाले नहाते थे। दे वर सीन एज अ इन्फीरियर ह्यूमन बींग। तो इनको घटिया ह्यूमन बींग माना जाता था। वी आर ऑल इक्वल, okay। Over the 19th and 20th century में many of these norms and precipitation slowly change। तो ये 19th और 20th century में ये जो सारी प्रथाएं थी ये सभी चेंज होती गई। तो कैसे चेंज होती गई हम देखेंगे ये सब कुछ। वर्किंग टूवर्ड्स चेंज, तो चेंज की ओर बढ़ते हैं हम। फ्रॉम द अर्ली 19th century we find the debates and discussion about social customs practice taking on a new character। तो 19th सेंचुरी में हम बहुत सी डिबेट्स देखते हैं, डिस्कशन होती हैं, जिसमें सोशल कस्टम और प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस किया जाता है, डिबेट की जाती है। वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये ऐसा इसीलिए होता है, इसका इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप करना। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लिफलेट्स एंड अ पैम्फलेट्स वाज प्रिंटेड। तो अब ये ऐसा समय था, इस समय में 1920 सेंचुरी में बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन ये सब कुछ छपने शुरू हो गए थे। दीज वर फार चीपर एंड फार मोर एक्सेसिबल देन अ मैन्युस्क्रिप्ट दैट वी हैव रीड चैप्टर नंबर इन क्लास 7th। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा था ना हमने 7th क्लास में। तो 7th क्लास में मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको हाथ से लिखित स्क्रिप्ट होते थे, अब ये जो प्रिंटिंग मशीन आ गई थी तो ये बहुत सस्ते दाम पड़ते हैं, मतलब सस्ते दाम पे और मोस्ट एक्सेसिबल हो गई थी ये बुक्स, जो भी टैक्सेस होते थे, ओके, टैक्सेस होते थे यार, ओके। देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दिस। तो ये ऑर्डिनरी आम जनता भी इसको रीड कर सकती है। मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट। तो बहुत लिख भी सकती हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को अपनी लैंग्वेज में। ऑल काइंड ऑफ इश्यूज, जितने भी तरह के उनको इश्यूज हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस, ये नाउ बी आर डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय अ मैन। तो ये मैन के द्वारा ये सभी मतलब डिस्कस करने शुरू हो गए। सम टाइम बाय वुमेन एज वेल। तो वुमेन भी कर रही थी अपने आइडियाज एक्सप्रेस न्यू सिटीज में। द डिस्कशंस कुड रीच आउट टू अ वाइडर पब्लिक। तो ये डिस्कशन है ये वाइडर लोगों तक और ज़्यादा लोगों तक पहुंची थी। एंड कुड बिकम आ लिंक्ड टू अ मूवमेंट फॉर सोशल चेंज। और सोशल चेंज में मूवमेंट लेके आने के लिए का लिंक का काम भी इन्होंने किया, प्रिंटिंग प्रेस ने हम बोल सकते हैं। दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशियलाइज्ड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एज अ रिफॉर्म्स ग्रुप। ये जो डिबेट्स हैं ये जो इंडिया में सुधारक हैं, इंडियन रिफॉर्मर्स हैं,
ये जो रिफॉर्मर ग्रुप्स हैं वो शुरू करते थे। वन ऑफ सच रिफॉर्मर्स वाज, एक रिफॉर्मर्स है राजा राम मोहन रॉय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फाउंडर है, ये ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएटेड नॉन एज अ ब्रह्मो सभा। तो उन्होंने एक ब्रह्मो सभा, जिसको ब्रह्मो समाज भी बोला जाता था, कलकत्ता में इसको एसोसिएशन का फाउंड किया इन्होंने। फाउंडर हैं ये इस एसोसिएशन के, ब्रह्मो समाज के, जिसको ब्रह्मो सभा भी बोला जाता है। पीपल सच एज अ राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब एज अ रिफॉर्मर बिकॉज दे फेल्ट देयर चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी। इनको रिफॉर्मर इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये चाहते थे कि सोसाइटी में कुछ चेंज होने ज़रूरी हैं। एंड अनजस्टिस प्रैक्टिस नीडेड टू बी डन अवे विद, जो अनजस्टिस जिसमें अन्याय है वो वाले प्रैक्टिस को भी हमें भगाना होगा, ख़त्म करना होगा। दे थॉट द बेस्ट वे टू ensure such a changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life। तो ऐसा इस तरह हो सकता है कि हम लोगों को बताएं कि ये जो ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं इनको छोड़ो और नए प्रैक्टिसेस को अपनाओ। तो इस तरीके से हम ये रिफॉर्म लेके आ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये राजा राम मोहन रॉय हैं, ये पेंटेड की गई है बाय रैम्ब्रेदत्त पेले 1833 में। राम मोहन रॉय was keen to spread the knowledge of Western education in a country and bring about a greater freedom and equality for women। तो राजा राम मोहन राय थे, वो एजुकेशन फैलाना चाहते थे, नॉलेज को फैलाना चाहते थे कंट्री में, और फ्रीडम लेके आना चाहते थे, और इक्वालिटी चाहते थे कि वुमेन को भी इक्वालिटी मिले। ही wrote about the way women were forced to bear the burden of the डोमेस्टिक वर्क कॉन्फाइंड टू द होम एंड द किचन। तो वो लिखते हैं कि ये जो वोमेन को फोर्स्ड किया जाता है कि वो डोमेस्टिक वर्क के ऊपर ही वो बर्डन बनी रहे, यानी कि वही भार उनके सहना पड़ता है, सारा दिन किचन का काम करती रहती हैं। नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड, उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो बाहर जाएं और एजुकेट हों। चेंजिंग टू लाइव्स ऑफ विडोज, विडोज की लाइफ में भी चेंज आने शुरू हो गए। राम मोहन रॉय वॉज अ पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडोज फेस्ड इन देयर लाइफ। तो वो राजा राम मोहन रॉय जो विडोज को प्रॉब्लम्स आ रही थी उनकी लाइफ को उन्होंने देखा। ही बिगन टू कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो उनके अगेंस्ट, यानी कि जो सती प्रथा थी उसके अगेंस्ट एक कैंपेन शुरू करते हैं। राम मोहन रॉय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, वो संस्कृत, पर्शियन और सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज का उनको ज्ञान था। He tried to show through his writing and that the practice of the widows burning had no sanctioned in ancient texts। तो वो बताते हैं कि कोई भी किसी भी एंशियंट प्राचीन टेक्स्ट्स में ऐसा नहीं लिखा गया कि जब ये सती प्रथा का इसके बारे में कहीं पे भी किसी को मंजूरी नहीं दी गई कि जो वुमेन है उसको ऐसे ही मरना होगा जब उसके हस्बैंड की डेथ होगी। ओके, बाय द अर्ली 19th century, as you have read in chapter number 7, many British officials had also began to criticize Indian tradition and customs। तो चैप्टर नंबर 7 में हमने देखा है तो बहुत से जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो भी क्रिटिसाइज उन्होंने करना शुरू कर दिया था इंडिया की जो ट्रेडिशन थी और कस्टम्स थे। दे वर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन। तो इसीलिए वो भी राजा राम मोहन रॉय को सुनना चाहते थे, उनके व्यू सुनना चाहते थे। हु वॉज रेप्यूटेड टू बी लर्नड मैन, जो कि पढ़े लिखे थे। एंड 1829 सती वॉज बैन, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, आपने याद रखनी है। 1829 को जो सती है उसको बैंड कर दिया गया था 1829 को, ठीक है। इस पे बहुत बड़ा हाथ किसका है? राजा राम मोहन रॉय जी का। ओके, तो सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय राजा राम मोहन वाज यूज्ड बाय द लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल। ये जो स्ट्रेटजीज अपनाई थी राजा राम मोहन रॉय ने और जितने भी सुधारक थे उसके बाद आने वाले उन्होंने भी यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। Whenever they wished to challenge the practice, they seemed harmful। जब उनको लगता था कोई भी ये प्रैक्टिसेस है, ये कोई रिवाज है, ये हार्मफुल है, ठीक नहीं है, they tried to find a version of the sentences in ancient sacred texts that support their point of view। तो या फिर क्या है, वो sentences ढूंढते थे एंशियंट कल्चर से, एंशियंट जो सेक्रेड टेक्स्ट्स हैं उनसे ढूंढते थे और अपने जो पॉइंट हैं उसकी सपोर्ट में वो देते थे। They
they then suggested that the practices as it exercised as a present was against earlier tradition. तो वो suggest करते थे ये जो practice हो रही है आजकल ये against है earlier tradition के. तो ये figure number 3 में देख सकते हो हुक स्विमिंग फेस्टिवल. ये हुक स्विमिंग फेस्टिवल ये ऐसे होता है. ये देखो ये कैसे हुक यानी कि ये हुक में ना ये क्या करता था एक मैन को लटका दिया जाता था. ये देख सकते हो. In this popular festival, devotees underwent a peculiar form of a suffering as part of a ritual worship. यानी कि उनको अपनी बॉडी को सफ़र करवाना होता था. ये एक तरह की उनका वर्शिप थी, एक पूजा होती थी. With hooks pierced through their skin, स्किन के अंदर उनकी हुक डाल दी जाती थी. They swung themselves as a wheel, तो और उनको लटका दिया जाता था. As a early 19th century में ऐसा होता था. When European officials began to criticize the Indian customs and rituals as barbaric, this was one of the ritual that came be under attack. तो ये भी मतलब ब्रिटिशर्स ने इसका वो कहा था ये गलत है. ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि ये गलत ट्रेडिशन है. We first tie them down to द पायल. ये देखते हैं ये सोर्स, इससे हमें क्या पता चलता है. राजा राम मोहन रॉय पब्लिश्ड मैनी पैम्फलेट टू स्प्रेड हिज आइडियाज. तो राजा राम मोहन रॉय ने बहुत से जो पैम्फलेट्स हैं वो छपवाए थे अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए. सम ऑफ दीज वर रिटन एज अ डायलॉग. बहुत से डायलॉग फॉर्म में लिखे गए हैं जिसमें डायलॉग हो रहा है एडवोकेट और क्रिटिक ऑफ द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में, जिसकी एग्जाम्पल आप देख सकते हो. जैसे सती की एडवोकेट ऑफ सती. सती का एडवोकेट क्या बोलता है? Women are by a nature of inferior understanding without resolution unworthy of trust. तो वो ये एडवोकेट ऑफ सती बोलता है जो वुमेन होती हैं वो घटिया होती हैं, उनको समझ में नहीं आती, उनकी सोच घटिया होती है, यानी कि वो कम अकल होती हैं. ओके, और उनको ट्रस्ट नहीं हम कर सकते. मैनी ऑफ देम ऑन द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड बिकम अ डिजायरस ऑफ अकम्पनिंग देम. तो क्या जी ये अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वो डिजायरस बन जाती हैं. बट रिमूव एवरी चांस ऑफ देयर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर. तो अगर फिर इसीलिए ये बाहर ना हो जाएं तो इसीलिए इनको क्या जी ब्लेजिंग फायर में एस्केप ही करना होगा, झेलना होगा. इन बर्निंग देम वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पायल. तो क्या जी इन सभी को पायल को इकट्ठा करना होता है जब हम इसको टाई करते हैं, है ना. बर्निंग को टाई करने के बाद ही हम उसको बर्निंग करते हैं. ओपोनेंट यानी कि खिलाफ थे जो सती के, वो क्या बोलते हैं? When did you ever offer them a fair opportunity of exhibiting their natural capacity? तो वो पूछते हैं कि आप में ये जो एग्जिबिटिंग की जो नेचुरल कैपेसिटी है वो कहाँ से आपको आई? How then can you accuse them of a want of understanding? आप अंडरस्टैंडिंग की वांट ये कैसे एक्यूज कर सकते हो? If after instruction in knowledge and wisdom, अगर नॉलेज दी जाएगी, विजडम होगी, a person cannot be comprehend or retain whatever he taught him. अगर मतलब वो पढ़ी लिखी होंगी तो कैसे मतलब वो ऐसा गलत रास्ते पे जा सकती है. We may consider him as a deficient. तो ये हमारे में ही कमी है. But if you do not educated women, how can you see them inferior? जब आप वुमेन को एजुकेशन दे ही नहीं रहे तो कैसे आप कह सकते हो कि जो वुमेन है वो inferior हैं. For instance, one of the most famous reformer, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, used the ancient text to suggest that the widow could remarry. तो ऐसे ही विश्वचंद्र विद्यासागर जी थे, उन्होंने जो विडोज की रीमैरिज के ऊपर उन्होंने एंशियंट टेक्सेस का हवाला लिया. His suggestion was adopted by British officer. तो यही इसका जो सजेशन ब्रिटिश ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया. एंड लॉ वाज पास. तो लॉ पास किया गया 1856 में, जिसमें परमिशन दे दी गई विडो को रीमैरिज करने के लिए. Those who were against the remarriage of widows opposed विद्यासागर एंड इवन बॉयकॉट हिम. तो क्या जी जो ये मतलब रीमैरिज ऑफ विडो को अपोज करते हैं, अपोज कर रहे थे, तो वो बायकट कर रहे थे उनके साथ. ओके, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century द मूवमेंट ऑफ द फेवर ऑफ द विडो रीमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री. तो ये हाफ ऑफ द 19th century में ये जो विडो रीमैरिज का जो कंसेप्ट है, मूवमेंट है, ये पूरे कंट्री में के और पार्ट्स में भी फैल जाता है. इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में, वीरासलिंगम
पंतुलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडोज रीमैरिज। तो ये एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसमें विडोज रीमैरिज का एसोसिएशन होता है। अराउंड द सेम टाइम अ यंग इंटेलेक्चुअल एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेज्ड देमसेल्फ टू वर्किंग फॉर द सेम कॉज। तो क्या जी, बहुत से यंग इंटेलेक्चुअल बॉम्बे के वो एक हम सौगंध लेते हैं कि वो इसके लिए, इस काम के लिए काम करेंगे, यानी कि विडो रीमैरिज के लिए वर्क करेंगे। इन द नॉर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती, नॉर्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती, हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड द आर्य समाज, जिन्होंने आर्य समाज की इस वो उससे एसोसिएट करते थे। आल्सो सपोर्ट विडो रीमैरिज, उन्होंने भी विडो रीमैरिज को मतलब सपोर्ट किया। यार द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन्ड लो, चाहे जो विडोज रीमैरिज की जिन्होंने वो फिर भी लो रही। दोज हु मैरिड वर नॉट इजीली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, जिनके मैरिड हो गई है उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यूज टू अपोज द न्यू आइडिया, जो ये कंजर्वेटिव ग्रुप्स है ना, जिनकी छोटी सोच होती है, नैरो माइंडेड लोग हैं, तो वो अभी भी इस लॉ को अपोज कर रहे थे। तो ये देख सकते हो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद फाउंडेड द आर्य समाज, इन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था 1875 में। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्ट टू रिफॉर्म हिंदुइज्म, ये एक आर्य समाज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मेन काम क्या था कि वो हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स लेके आएंगी। तो ये थी आज के लिए, बस इतना ही काफ़ी है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, ये यहाँ से शुरू करेंगे इस चैप्टर को। जितना भी पढ़ा है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।